नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, जनसत्ता के एडिटोरियल पार्ट से ली हुई। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 100 WPM और 90 WPM की डेली डिक्टेशन मिलती रहेगी, जो कि जनसत्ता, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, दैनिक राजस्थान पत्रिका से रिलेटेड रहेगी। 100 WPM की रहेगी डेली जनसत्ता से, और 90 और 80 WPM रहेगी जन जागरण, भास्कर और पत्रिका से। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 3 छात्रों को पिछले सप्ताह जमानत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमारे शासकों को विरोध और आतंकवाद का अंतर समझाया। ये 3 छात्र 1 साल से तिहाड़ जेल में कैद थे, इसलिए कि इन्होंने नागरिकता कानून में संशोधन का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि उनको मतभेद और विरोध को कुचलने का इतना शौक था कि भूल गए कि विरोध करने का अधिकार भारत का संविधान देता है। इस देश के हर नागरिक को विरोध और आतंकवाद के बीच अगर अंतर को मिटा दिया जाता है तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही उदास दिन होगा। विराम पैरा। इत्तेफाक से पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने G7 सम्मेलन में शिरकत की और उस घोषणा पत्र पर दस्तखत किया जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोकतांत्रिक देशों ने लोकतंत्र के उसूलों को कायम रखने के वादे किए थे। प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल भाषण में यहाँ तक कहा कि भारत का साथ देना स्वाभाविक है, इसलिए कि लोकतंत्र हमारे संविधान की नींव है। उम्मीद है कि इस घोषणा पत्र को स्वीकार करने से पहले मोदी ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा और खासकर उन शब्दों पर ध्यान दिया होगा जिनमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानव अधिकारों को कायम रखने का वादा है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया था, सिर्फ इसलिए कि ये चारों देश लोकतांत्रिक हैं और G7 लोकतांत्रिक देशों का विश्व में सबसे ताकतवर संगठन है। विराम पैरा। भारत की दुनिया में इज्जत अगर है तो इसलिए कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमने लोकतंत्र को जिंदा रखा है। अलावा उन 2 वर्षों के जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उन सालों में मोदी के कई RSS साथी जेल में थे और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जनमत के बड़े राजनेता भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसलिए समझ में नहीं आता कि मोदी के दौर में अघोषित इमरजेंसी का आरोप क्यों लगता है बार बार उनकी सरकार पर। समझ में नहीं आता कि क्यों छात्रों को कई कई महीने जेल में रखा जाता है जब छात्रों की फितरत में विरोध है। जो नौजवान विरोध नहीं करते, न्याय के लिए नहीं लड़ते, वे जिंदा दिल ही नहीं है। विराम पैरा। छात्रों के अलावा मोदी के दौर में पत्रकारों को भी 2 हिस्सों में बांट कर रखा गया है। एक श्रेणी उनकी है जो मोदी के प्रशंसा करते नहीं थकते और चुप्पी साध लेते हैं जब उनकी सरकार की गलतियों के कारण लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव की वजह से मरते हैं, जब गंगा किनारे
लाशों के ढेर लग जाते हैं और जब गलत नीतियों के कारण टीकों का गंभीर अभाव सामने आता है। इस पहली श्रेणी वाले पत्रकारों से प्रधानमंत्री भेंट भी करते हैं और इनको इंटरव्यू भी देते हैं। विराम पैरा। दूसरी श्रेणी में वे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से मोदी सरकार की गलत नीतियों और खामियों पर रोशनी डालते हैं। इस श्रेणी में आते हैं आज सिर्फ कुछ मुट्ठी भर पत्रकार और तमाम विदेशी पत्रकार जिनको मोदी सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि उनको भारत से निकाल दिया जाता है। लेकिन भारतीय पत्रकार जो विरोध करने की हिम्मत रखते हैं उनको हर तरह से सताया जाता है। आयकर विभाग के जासूस धमकाते हैं छापे मारने। सोशल मीडिया पर मोदी के भक्त उनको गालियां देते हैं। छोटे शहरों में तो उनको जेल में डाला जाता है और उनकी हत्या तक कर दी जाती है अगर विरोध करना बंद नहीं करते हैं। जिन बहादुर पत्रकारों ने गंगा किनारे लाशों के ढेरों का पर्दाफाश किया और शमशानों में जाकर साबित किया कि कोविड की मौतों के आंकड़े कई गुना ज़्यादा हैं, उन पर गिद्ध पत्रकारिता करने का इल्ज़ाम लगा। विराम पैरा। ऐसा करके मोदी ने भारत की सबसे बड़ी ताकत को कमज़ोर किया है, जो है लोकतंत्र। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश चीन हमसे कई गुना धनवान है, कई गुना शक्तिशाली है, लेकिन चीन की इज्जत भारत से कम है दुनिया की नज़रों में, तो सिर्फ इसलिए कि हम लोकतांत्रिक हैं और चीन की शासन प्रणाली की नींव कायम है तानाशाही पर। ऐसा कहना गलत होगा कि मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कोशिश नहीं की थी कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने की, विरोध और मतभेद को कुचल कर। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि पिछले 7 सालों में राजद्रोह के 97% मामले सामने आए हैं। 1947 के बाद आर्टिकल 14 नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक 149 मामले उन पर लगे हैं जिन्होंने मोदी की आलोचना की और 144 उन पर जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की आलोचना की है। किसी राजनेता की आलोचना अगर राजद्रोह माना जाएगा तो सवाल जरूर उठेंगे कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है ही नहीं। विराम पैरा। ऐसे सवाल बहुत बार उठाए हैं विदेशी पत्रकारों ने और कुछ मुट्ठी भर भारतीय पत्रकारों ने, और इन सवालों का उठाना वाजिब है। लेकिन जवाब देने के बदले मोदी के प्रवक्ता उनकी देशभक्ति पर सवाल करने लगते हैं जिन्होंने सवाल उठाए हैं। इसका परिणाम यही हुआ है कि भारत बदनाम हुआ है दुनिया की नज़रों में और हमारी सबसे बड़ी शक्ति कमज़ोर हुई है। जिन देशों में राजनेताओं की आलोचना करने का अधिकार और उनसे सवाल पूछने की आज़ादी नहीं होती उनको लोकतांत्रिक नहीं माना जाता है। मोदी को तय करना होगा कि जो धर्म स्वतंत्र होने का दाग लगा है पिछले 7 सालों में भारत पर, उसको कैसे हटाया जा सकता है। यह ऐसा काम है जो सिर्फ मोदी कर सकते हैं। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 100 WPM। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, 9 मिनट की डिक्टेशन है। इसमें जो टोटल वर्ड है वो है 900
900। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। आप सभी लोग से अगर एक बार में कुछ वर्ड समझ में नहीं आया आपको तो सेकंड बार आप डिक्टेशन को लिखें और ट्रांसलेट ज़रूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।